नमस्ते मित्रों। मैं आज आपके सामने एक अलग वीडियो ला रहा हूँ जो कोरोना से रिगार्डिंग है। उसके मैं कुछ तथ्य, कुछ डिटेल्स जो डेट वाइज है वो आपके सामने रखूँगा। मेरा नाम है रजनीश गोलाइत और मेरा चैनल है रजनीश गोलाइत के नाम से। सबसे पहले मैं तारीख बता रहा हूँ। 12 जनवरी को ये जो है चीन के डॉक्टर लियोंग, तो ये एडमिट हुए थे चीन के हॉस्पिटल्स में। और उसके पहले उनको कोरोना के बारे में सबसे पहले पता चला 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को उन्होंने अपने कलीग डॉक्टर्स को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा इस तरह का कोरोना वायरस है जो आपको और आपके परिवार को दिक्कत में डाल सकता है, इससे बचते रहिए और अलग तरह का सूट आपको पहनना होगा इसके लिए, इस तरह से उन्होंने बताया था। और उसके बाद में डॉक्टर जो लियोन जो डॉक्टर है उसकी डेथ हो गई चीन में। तो चीन में जब डेथ हो गई तब से कोरोना वायरस का पता चल गया, लीक हुआ। तो मैं आपको तब से अपने को पता चला। तो ये घटना है 12 जनवरी के बाद की। 12 जनवरी के बाद की ये घटना है। और मैसेज है 30 दिसंबर का डॉक्टर लियोंग ने अपने सहकारी को भेजा था। 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर का ये पहला केस, पहला तो नहीं, उससे बहुत सारे ये है चीन में, लेकिन चीन में ये पहला कि ये हुआ। उसके बाद में अपन आते हैं कि इंडिया में। तो इंडिया में पहला केस मिला 30 जनवरी को केरला में, यानी लगभग कम से कम एक नहीं 20 दिन पहले, 20 दिन के बाद में ये केस अपने को मिला। अगर सोचा जाए कि 30 दिसंबर को चीन में बता दिया था और डॉक्टर की डेथ हो गई है, तो लगभग 20 दिन पहले पता चला इंडिया में। इंडिया में पहला केस केरला में मिला 30 जनवरी को और 30 दिसंबर को मिला। फिर आता है फिर अपने इधर में 24 फेब को नमस्ते ट्रम्प्स का प्रोग्राम आता है। मोटेरा मैदान में अहमदाबाद में होता है। ट्रम्प्स यहाँ आते हैं, उनके साथ में बहुत सारे सहकारी आते हैं, उनके सुरक्षाकर्मी आते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं। कम से कम हजारों की तादाद में मोटेरा मैदान में लोग इकट्ठा होते हैं। हजारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हुआ ट्रम्प्स और मोदी जी का, तो एक प्रोग्राम हुआ। तो सोचिए कि ये 24 फरवरी को हो रहा है। 24 फरवरी को पहला केस मिल रहा है 30 जनवरी को। तो इंडिया में कोरोना एंटर हो गया था क्या? हाँ, एंटर हो चुका होगा, लेकिन अपन ने स्क्रीनिंग नहीं की, अपने को पता नहीं चला। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू थी। तो 24 फेब को मोटेरा मैदान अहमदाबाद में प्रोग्राम्स होने वाला है। ये लोगों को पता है। फाइनेंशियल के लिहाज से या फिर इंडस्ट्री लगाने वालों के हिसाब से जो बाहर देश में अपना व्यवसाय करते हैं वो भी लोग आए होंगे।
इंडिया के लोग जो बाहर में व्यवसाय करते होंगे वो भी आए होंगे इंडिया में व्यवसाय लगाने को। जो भी यानी नरेंद्र मोदी जी साहब के फेवर के लोग भी आए होंगे। फेवर के नहीं, उन यानी जो व्यवसाय करते हैं वो भी लोग आए होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के जो भी उनको फॉलो करते हैं तो उनके भी व्यवसाय यानी व्यापार जो करते हैं उनके भी लोग आए होंगे। तो इस तरह से करोड़ों लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो ये सिर्फ बाहर से या अमेरिका से नहीं आए, पूरे वर्ल्ड से आए। लगभग चीन से भी आए, चीन से छोड़िए यूएन से भी आए। अब तो कोरोना का एंटर 30 जनवरी को हो चुका था। 30 जनवरी को पहले कोरोना भारत में एंटर हो चुका था। तो अपने पास में 1 महीने की पोजीशन, 1 महीने का समय मिला। तो क्या अब इस जो ट्रम्प का प्रोग्राम है उस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। भारत में 100 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रम्प्स के प्रोग्राम के लिए खर्च किया गया। और सोचिए कि ये प्रोग्राम के लिए इतना खर्च हो चुका है। और फिर उसके बाद में 21 मार्च डोनाल्ड ट्रंप अपने देश लौट जाते हैं। 21 मार्च को 21 मार्च को जनता कर्फ्यू इंडिया में होता है। उससे पहले जनता कर्फ्यू होता है। फ्लाइट रोकी जाती है, इंटरनेशनल फ्लाइट रोकी जाती है 22 तारीख को। इंटरनेशनल फ्लाइट 22 तारीख को रोकी जाती है। और जनता कर्फ्यू के बाद तुरंत दूसरे दिन लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तालियां बजाई जाती है, थालियां बजाई जाती है। सो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, बैंड बजाओ, फटाके फोड़ो, ऐसी ढोल बजाओ। ये सब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और उसके बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो जाती है। और 5 फरवरी को दिए जलाओ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और इधर अमेरिका में 5 फरवरी को पहला केस पाया जाता है। पहला केस 5 फरवरी को पाया जाता है। अपने देश में पहला केस 30 जनवरी को है। लगभग 1 महीने बाद अमेरिका में 5 फरवरी को पाया जाता है। और 2 अप्रैल को अमेरिका में लॉकडाउन हो जाता है। 2 अप्रैल को अमेरिका में लॉकडाउन हो जाता है। और अपने इधर 22 मार्च को लॉकडाउन हो जाता है। 30 जनवरी से 22 मार्च, 30 जनवरी से 21 मार्च, तो 1.5 महीने का लगभग प्रोग्राम है। 1.5 महीने बाद में तो लॉकडाउन हो रहा है। तो पहला केस इंडिया में मिला 30 जनवरी को। और चीन से खबर आई सबसे पहले 12 जनवरी के बाद में, जो डॉक्टर की डेथ हुई उसके बाद में। अब सोचिए, यानी 12 जनवरी के बाद में। और लॉकडाउन हो रहा है 21 मार्च को। 21 मार्च को हो रहा है। तो 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, 1.5 महीना ये। और उससे पहले का 15 दिन और, यानी लगभग 2 से 3 महीने बाद में लॉकडाउन हो रहा है। तो सोचिए, क्या भारत में इंटेलिजेंट ब्यूरो है नहीं क्या इंटेलिजेंट ब्यूरो, रॉ या आईटी सेल है नहीं क्या, जो देश के नहीं वर्ल्ड के ऊपर निगरानी रखते हैं। छोटी छोटी बातें जो
जो इंटेलिजेंट बातें होती है वो क्या नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी के ग्रुप तक पहुंचती नहीं है क्या? क्या जो भी बॉडी जो भी सेंट्रल लेवल की बॉडी है, हाँ, जो भी सरकार चलाते हैं उन तक ये बातें पहुंची नहीं क्या? क्या आईटी सेल्स नहीं है क्या भारत में? क्या आईटी सेल्स के द्वारा, जैसे आईटी सेल्स होते हैं, सभी सभी जो पार्टियां आईटी सेल्स चलाते हैं, क्या वो आईटी सेल्स भारत में नहीं है क्या? क्या बाहर की इंटेलिजेंट ब्यूरो को कुछ भी खबर नहीं हुई क्या? और एक बात, क्या चाइना में इंडिया का कोई व्यक्ति ही नहीं था? छोड़िए इंडिया, क्या हुआन में इंडिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई आदमी नहीं था जो वहाँ पे काम करता हो, अपने को इन्फॉर्मेशन भारत तक पहुँचा सके? क्या ऐसा कोई भी नहीं था क्या? क्या भारत के कुटुंबिक लोग चाइना में और ख़ास करके युवान या आजू बाजू के गांव में काम करने के लिए जाते ही नहीं थे क्या? क्या वहाँ पे कंपनीज नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है। भारत को ये ट्रम्प और ये नमस्ते ट्रम्प जो प्रोग्राम हुआ, इसमें नरेंद्र मोदी जी व्यस्त थे, मानते हैं वो व्यस्त थे, लेकिन बाकी की जो 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 बॉडीज़ है, गवर्नमेंट बॉडी, तो क्या ये बॉडीज़ काम नहीं कर रही थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की राह देख रही थी क्या? क्या इनको कुछ पता ही नहीं था क्या? इनके सबके कान बहरे हो गए थे क्या? तो क्या क्या कुछ भी ऐसा नहीं लगा क्या कि ये कोरोना क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन कैसी लेनी चाहिए, क्या है? तो ये ऐसी कुछ भी नहीं पता चला क्या? आज जो 1000, आज 100, 150, 100, 125 लोग आज 5 मई 2020 की तारीख में 125 के ऊपर डेथ हो रही है। तो क्या ये इस कारण के लिए क्या कोई भी पता नहीं था पहले कोई? तो सोचिए कि क्या भारत को कुछ भी नहीं पता रहता है क्या? हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि भारत को या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर उनके ग्रुप को कोई भी बात नहीं पता चली है। ये पता चली है पहले बात। और सोचिए और मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जब 22 फरवरी को 22 फरवरी को इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद कर दी है, वो ये पूरा सडनली हुआ। तो 30 जनवरी से लेकर 22 मार्च 22 मार्च को बंद हुई फ़्लाइट। तो 30 जनवरी से 22 मार्च तक के ये ड्यूरेशन 1.5 महीने का है। 1.5 महीने का है। तो इसमें ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं आई क्या कि पहले, मैं जो तथ्य बता रहा हूँ सुनिए, कि पहले कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद कर दी जाए, तुरंत ऑर्डर दिया जाए कि हमारे यहाँ पे फ़्लाइट अभी उतर नहीं सकती है, या फिर उतर सकती है तो बॉम्बे में ही उतरे। ऐसी एक सेंटर ही क्यों नहीं रखा कि बॉम्बे में ही उतरेंगी या दिल्ली में उतरेंगी, बाकी जगह नहीं उतरेंगी? और ऐसा बोलना चाहिए था कि 3 दिन फ़्लाइट बंद रहेंगी और इन 3 दिनों में भारत लॉकडाउन होने वाला है। सब लोग अपनी अपनी कंपनियां बंद करें और सभी कामगार वर्ग, सभी वर्ग अपने अपने देश, अपने अपने गांव लौट जाए। ऐसे 3 दिनों में किया कर दिए रहते तो क्या हुआ रहता? 3 दिनों बाद फ़्लाइट चालू करके 1 या 2 सेंटर्स जो है वहाँ पे उतर के जो भी 10, 15, 20 हज़ार, 20 जो भी, या फिर 1 लाख तक के जो बाहर से लोग आए रहते, उनको सिर्फ वही की प्लानिंग बनाकर वहीं पे क्वारंटाइन करके रखा गया रहता, तो क्या हुआ रहता?
हमें पता है कि आपके पास पीपीई किट नहीं थी, हमें पता है कि हमारे पास में मैन फोर्स नहीं था हमारे डॉक्टर का, हमारे पास में पता है कि डॉक्टर्स के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, हमें पता है कि कोरोना की टेस्टिंग किट नहीं थी। तो क्या ये सब, यानी जो आपने सडनली किया तो आज उसका प्रेशर आ रहा है। जो फ्लाइट से आए हुए लोग थे वो तो अपने अपने घरों में सुरक्षित चले गए 14 दिन के बाद। 22 मार्च के बाद से 14 दिन वो लोग अपने अपने सुरक्षित घरों में पहुंच गए, ना किसी की डेथ हुई ना कुछ हुआ। बट लेकिन उसके बाद में जब जन सामान्य लोगों में ये कोरोना पसर गया तो इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था? जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन लोगों को दिए रहते कि लॉकडाउन होने वाला है, 3 दिन के बाद फ्लाइट स्टार्ट करके एक ही शहर में सभी लोगों को उतारा जाता, सब प्रशासन फोर्स वहाँ पे लगाई जाती। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था क्या कि सभी लोगों को अलग अलग एयरपोर्ट पे न उतरते हुए एक ही जगह सिर्फ एक ही राज्य की अर्थव्यवस्था को डगमगाई गई रही थी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई, यानी जो राज्य का स्वायत्त खर्च है वह एक ही यहाँ पे खर्च हुआ रहता। हाँ, पूरे भारत भर में खर्च नहीं हुआ रहता और वहाँ पे बंद नहीं हुए रहे, पूरा आज बंद नहीं हो पाता था। हाँ, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जो 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ लोग जो नमस्ते ट्रम्प के प्रोग्राम में आए थे वहाँ से कोरोना, उससे पहले से कोरोना था लेकिन टेस्ट नहीं हुई थी। नंबर 2, जो मैंने अभी स्थिति बताई वो स्थिति किए रहते तो आज लोगों को भूखमरी, पैदल चलना या खाना मिलना या फिर ऐसी बहुत जो स्थिति है वो नहीं आई रही थी। और उसके बाद में भी उसके बाद में जो प्रोग्राम हुआ हमारे इंडिया में, तो नमस्ते ट्रम्प ये जो प्रोग्राम हुआ, तो क्या सिर्फ सब मोदी जी ने कोरोना के बारे में एक बाद में पता चला और उसी दिन लॉक किया? क्या बाकी इंटेलिजेंट ब्यूरो काम ही नहीं कर रहे क्या? बाकी प्रशासन काम ही नहीं कर रहा क्या? आज भारत में एक दिन में 100 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या लोगों को विदाउट टेस्टिंग उतारा गया वाजिब था? क्या टेस्टिंग किए बगैर उनको घर छोड़ना वाजिब था? क्या होता अगर उनको ही क्वारंटाइन या फिर लॉकडाउन में रखा रहता 1 या 2 महीने, तो क्या होता? क्या 2 महीने बाद उनकी टेस्ट किए रहते तो क्या होता? तो ये सब चीज़ें जो है ये सामान्य इंसान को समझ सकती है, तो ये जो राजनीति कर रहे, ये चला रहे, देश को चला रहे, तो इनको नहीं समझ में आती क्या? सोचिए। और मैं बहुत सारे तथ्य देता हूँ। पीएम फंड की क्या ज़रूरत है? जब जीएसटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है तो पीएम फंड की क्या आवश्यकता है? क्या सीएम फंड क्यों नहीं? सीएम वहाँ के स्टेट के रिगार्डिंग पैसे क्यों नहीं जा रहे? सेंट्रल लेवल कुछ क्या कर रही है? नंबर 2, जो देखिए भारत का मंदिरों का आंकड़ा देखिए, मंदिरों का आंकड़ा कितना सारा है, कितने सारे मंदिर है। आप गरीब जनता सब लोग वहाँ पे डोनेट करते हैं। आज कोरोना है, देश भूखमरी, पैदल चलना, सब रहने की व्यवस्था, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी सब ऐसे सीना ताने खड़े हैं, लेकिन मंदिरों में पैसा कैद है। सोचिए कितने लोगों ने दान दिया, पीएम फंड में कितने लोगों ने डाला? क्या इतने करोड़ों लाखों रुपए जो है
इतने सारे सब यानी भारत की जनता का आधा पैसा मंदिरों में है, वो पीएम फंड में क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं और एक बात बताता हूँ, क्या वो 8% के ब्याज से पीएम फंड में आना नहीं चाहिए? गवर्नमेंट उसको लौटाएंगी 2-3 साल के बाद में देंगी, तो ये जो पैसा है ये वापस आना नहीं चाहिए। आज देश को इन पैसों की गरज है। आप लोग पैसा, मंदिरों को पैसा मत दो, इसके बाद में सिर्फ फूल डालते जाओ मंदिरों में। अब दूसरी और एक तथ्य, भारत में 36 कोटि देव देवता है। तो सिर्फ ये भारत में ही देव देवता है। अभी आप 2 महीने से हो गए 22 मार्च से अप्रैल, 1.5 महीने से आप घर में बैठे हो, तो सभी लोगों के प्रेयर तो की होंगी, सभी लोगों ने या भगवान से याचिका तो मांगी होंगी कि जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म करो। कहाँ गई वो आपकी याचिका जो 1.5 महीने से एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में दिन रात आप मांग रहे हो कि कोरोना से बचा जाए, कोरोना से कोई व्यक्ति ना मरे? आज भारत में 100 लोगों से ज़्यादा डेथ हो रही है। एक वहाँ पे हो रही है तो एक वहाँ पे हो रही है, एक उधर हो रही है तो एक उधर हो रही है, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो बहुत डेथ हो रही है। हाँ, कहाँ गए जा रहे हैं वो? पीएम फंड में पैसा जा रहा है। और डेथ सामान्य इंसानों की जो फ्लाइट से आए थे वो अपने घर पहुंच गए हैं बेटा। अभी क्या होगा? अभी सामान्य जनता सोच लो। आपको घर बता दिया है, खाने पीने के वांदे आ जाएंगे, सभी प्रोग्राम ठप हो जाएंगे, कौन पैसा देगा, क्या करेगा, कहाँ देश जाएगा, ये कुछ भी यहाँ से तथ्य नहीं है। और इसके बाद में जो भविष्यवाणी करते थे, मैं देवता का दूत हूँ, ये हो जाएगा भला, आज सोमवार है, आज ऐसा हो जाएगा, इससे ग्रहण लगेगा, ये हो जाएगा, इसकी शादी ये होंगी, तो कहाँ गए वो भविष्य बताने वाले? बताइए। इतने लाखों का चूना लगाते हैं, आपको इतना दो, सोना दो, मुर्गी डालो, मुर्गी दो, बकरा दो, कहाँ गए? एक तभी है क्या कोरोना का भविष्य, ओरिजिनल भविष्य बताने वाला? सब भारत में 100 लोगों से ज़्यादा की डेली की मौत होने वाली है। ये पहला प्रवाह है। इसके बाद में भी और बड़ी बड़ी लाटें आने वाली है, डेथ के संहार होने वाले हैं। हम काम कर रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी देश का मजाक बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी सर, आप कितने पढ़े लिखे हो वो भी नहीं पता, 12वीं पास हो या नहीं हो वो भी नहीं पता, डिग्री भी नहीं पता आपकी। हाँ, डिग्री भी नहीं पता आपकी, और आप तथ्य बताते हो कि तालियां बजाओ, तालियां बजाने से कोरोना जाएगा। लोग तालियां बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, कोरोना बढ़ता है, डेथ होती है। दूसरी बार दिए जलाओ, एक साथ लाइन बंद करो। क्या है ये सर? सिर्फ आप अपने प्रोग्राम के लिए इन सब ये यानी इतने करोड़ लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे आप? कितना और बेवकूफ़ बनाओगे? जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती, वो तो मरने वाला ही है। आज अगर कोरोना की चपेट में नहीं आएगा तो उसकी बुद्धिमत्ता खुल गई है तो उससे मर जाएगा, लेकिन मरने तो वाला है ही आज। तो दिए जलाने से क्या फ़ायदा हुआ? तालियां, ढोल, पटाखे, बताशे क्या क्या बजाए, उससे क्या फ़ायदा हुआ? आज की डेट में 100 लोगों से ज़्यादा मौत हो रही है। ये आंकड़ा 1000 तक पहुँचेगा, 10,000 तक पहुँचेगा। अर्थव्यवस्था ढीली हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था की आज 1 महीने में
लोगों शासकीय कर्मचारियों का पगार देने के लिए आपके पास में पैसे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च किया, वाजिब है। दूसरी बार जब सरदार वल्लभ भाई जी का स्टैचू बनाया, उसके लिए 2989 करोड़ रुपए का खर्च किया। अब आप जो फाइनेंशियल सेटलमेंट का है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, वो गुजरात में लेकर जाना चाहते हो, वो भी ये कोरोना के चलते हुए। क्या कितने पास हो सर जी आप? कोरोना चालू है, सब लोगों को जगह पर रुका दिया है, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर लॉकडाउन में गुजरात में शिफ्ट कर रहे हो। ये क्या अभी ज़रूरत है? क्या ये 2 बाद कोरोना ख़त्म हो जाने के बाद में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्या आज अगर आप कर रहे हो तो उनके लिए प्रशासकीय कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो सर आप कर क्या रहे हो? जो काम आपको करना है, लोगों को मार्गदर्शन करना, अच्छी राह बताना है, वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आज लोगों को बिना स्क्रीनिंग, बिना टेस्टिंग लोग ट्रेन चलाने जा रहा है, ट्रेन चला के छोड़ा जा रहा है। एक भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब? जब आप उनको टेस्टिंग करो, उनको वहीं पे वही क्वारंटाइन करो, 14 डेज़ का ये करो, तब जाके उनके गांव को छोड़ो। जो आपने पहला स्टेप जो करना चाहिए था, मैंने आगे पहले ही बताया, वो वाला स्टेप अगर कर दे रहे तो आज ये नहीं होता। सर आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप। ना आपको ढंग सा प्रशासन आता है, ना कुछ आता है। इस 70 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था खाली खिस्सा यानी खाली जेब है। 1 महीने की पगार नहीं देनी हो रही है तो दारू के अड्डे खुलवा दिए। टेक्निकल तो यूज़ किए रहते, कुछ तो यूज़ करो। 100 लोग मर रहे हैं आज की डेट में। हाँ, चाइना से कुछ तो सीखिए सर, सीखिए ना। क्या आप क्या कर रहे हो? चाइना से सीखने वाली बात तो है कुछ। सिर्फ आप गुजराती हो, आपको सिर्फ व्यवहार आता है, इसलिए फाइनेंशियल सब पूरा यहाँ से मुंबई से उठा के ये जो यानी मुंबई से उठा के आप गुजरात में सब शिफ्ट तो कर रहे हो, लेकिन उसका अभी ज़रूरत है क्या? कीजिए ना आप, आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको कीजिए, लेकिन अभी मत। अभी आप कोरोना के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, मन की बात करते थे आप, आपके मुख से तो अभी एक शब्द भी नहीं निकलता। कहाँ पे हो आप? हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप तो आ भी नहीं रहे हो सामने। कहाँ पे है आपकी नज़र? कहाँ है इंटेलिजेंट ब्यूरो? कहाँ है रॉ? कहाँ है आपके सपोर्टिव ग्रुप्स, हैंड्स? कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। 0 बजट हो चुके हैं। और इतना कह के धन्यवाद। इंडिया को सलाम।